नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में जो मुद्दा आज हम रखने वाले हैं आपके सामने, उससे पहले कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि जो ये मुद्दा है असल में ये समझ भी आप इन पंक्तियों से जाएंगे। तो पंक्तियां कुछ इस तरीके से हैं कि जमी के सीने में चल रहे फावड़े, खामोश नदियों के आंसू पुकारे, खनन की चकाचौंध में बिक रहा सच, इंसाफ का सूरज कब उगेगा ये कौन बताए। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लगातार जो सरकारों पे आरोप लग रहे हैं खनन प्रेम के, और खनन प्रेम के बीच एक बड़ा आरोप आपने लगाया है। आपने खनन के ऊपर आवाज उठाई, खनन विभाग के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। तो नेगी साहब, क्या वो मामला है और क्या खनन को लेकर आज आप खुलासा करने वाले हैं? जी, आपने जो शेर सुनाया वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस बीच जो है जो खनन का मामला मेरे पास आया है ये काफी बड़ा भ्रष्टाचार है। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार मेरे नजरों के आगे से पिछले कुछ सालों में नहीं गुजरा है, इसलिए स्पेशली आज मैंने यहाँ पे प्रेस की थी। ये एक्चुअली क्या है कि जैसा आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ जो नदियां होती हैं, नदी का जो आरबीएम होता है, मतलब रिवर बेड मटेरियल जो होता है, जिसको आप सामान्य भाषा में रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर ये इस तरह से कहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है मकान बनाने के काम आता है, बिल्कुल। आपका प्लास्टरिंग करने के लिए, लेंटर डालने के लिए, कॉलम खड़े करने के लिए, ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। दरअसल ये काला सोना है, काला सोना है, लेकिन हमारी प्रदेश सरकार को इसके खरीदार नहीं मिले। ठीक है, ये इस तरह का मामला है कि यहाँ पर पूरे प्रदेश में 81 खनन के जो लॉट हैं, जो पट्टे हैं, वो आवंटित किए जाने थे। ये सारे पट्टे जो हैं 5 हेक्टेयर से कम के हैं। ये मूल निवासियों को आवंटित किए जाने थे। जो यहाँ के मूल निवासियों की कोई समितियां हैं, या कंपनी है, या फर्म है, उनको मिलने थे। ठीक है। और इनके लिए एक प्रॉपर टेंडर प्रक्रिया तो हुई, लेकिन टेंडर प्रक्रिया के बाद जो जिस तरह से रेवड़ियों की तरह इन्हें बांटा गया, उन पर बड़े सवाल हैं। और उससे मैं समझता हूं कि अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार अभी तक हो चुका है। अच्छा, ये कैसे हुआ ये समझने की भी कोशिश, क्योंकि खनन तो सबसे ज्यादा पैसा देता है सरकारों को भी। हमने ये देखा है कि आबकारी या उसके बाद खनन जो है वो हमारे लिए एक वरदान के रूप में है। तो ये प्रोसीजर जो आप कह रहे हैं कि जो पट्टे देने थे ये नहीं मिले, कैसे हुआ ये, कैसे इसकी शुरुआत की गई? इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि जो मैंने जैसे आपको बताया कि 5 हेक्टेयर के उस साइज के पट्टे थे, इनके लिए टेंडर प्रक्रिया हुई। और जैसे 2 बिड वाला सिस्टम होता है, वो होते हुए टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड हुई। उसमें जो लोग जो है जिन्होंने बड़ी बोलियां लगाई, उन लोगों को तो कहीं ना कहीं टेक्निकली आउट कर दिया गया। ठीक है। और जो इनके चहेते थे, उनको मिनिमम बेस प्राइस जो 7 रुपए कुंटल है इसका, आरबीएम का, जो प्रदेश सरकार की जो खनन नियमावली है उसके अनुसार 7 रुपए कुंटल से नीचे से नहीं बेच सकते। तो 7 रुपए पर ही, उसी रेट पर करीब 30 से 32 पट्टों को रेवड़ी की तरह बांट दिया गया। ठीक है। कहाँ के लोग थे ये वैसे ज्यादातर तो मुझे इसमें मूल निवासी ही नजर आए। ठीक है। इसमें तो मैं कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 7 रुपए बेस प्राइस है, तो आपने फिर टेंडर प्रक्रिया क्यों की? भाई, आप टेंडर प्रक्रिया इसलिए करते हैं कि मैक्सिमम राजस्व प्राप्त हो जाए। ठीक है। और अगर बेस पर ही देना था तो फिर ऐसे ही बांट देते। पहला सवाल ये। और चलिए 1-2 पट्टे नहीं, 30-32 पट्टे, और जो उससे 80-81 मैंने बताया, तो उनमें से भी जो है कोई 2 रुपए ज्यादा है। और एवरेज जब हमने निकाला तो 9-9.5 रुपया पर कुंटल के रेट से ऊपर कोई एवरेज बन ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार जो राजस्व की हानि प्रदेश को हुई है, ये करीब करीब अगर 5 सालों के पट्टे हैं तो ये 600 करोड़ रुपए का शुद्ध नुकसान 5 साल में ये पट्टे कंप्लीट होंगे। क्योंकि 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 या 28 तक नेक्स्ट सरकार बनने तक के लिए आवंटित कर दिए गए हैं। मतलब जब 2027 में प्रदेश में नए चुनाव होंगे, तब तक के लिए पट्टे बेच दिए गए हैं। तो तब तक अरबों का नुकसान प्रदेश को हो चुका होगा खनन राजस्व का। और इसमें एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सपोज किसी हमारे मूल निवासी का खेत जो है नदी किनारे है, अब बरसात आई, उससे आरबीएम जो है खेत में आ गया। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि उस आरबीएम को बेच के मैं कुछ पैसा कमा लेता हूं। तो मुझे पहले वो आरबीएम सरकार से खरीदना पड़ेगा। उसका रेट 7 रुपए का डबल है, 14 रुपया। मैं मतलब 14 रुपए पर कुंटल सरकार को पे करूंगा,
तब मैं उस खनन की लॉट को, उस जो सामग्री है सामान आया, वो मेरा होगा, ठीक है। चाहे वो मेरे खेत पे ही पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, जब मूल निवासी उसे लेना चाह रहा है तब तो सरकार उसको 14 रुपए ले रही है उससे, और जब खुद बेच रही है तो 7 रुपए में बेच रही है। तो आप समझ सकते हैं ना कि 7 रुपए में क्यों बेचा गया। ये इसलिए बेचा गया कि इस पैसे की बंदर बांट की गई अंदर खाने। तो इसका, हाँ, ये पॉइंट जो है, अंदर खाने, इस पे बंदर हुआ है क्या, कुछ ऐसा अंदेशा है? बिल्कुल, इसमें वो पॉइंट समझना था। अंदेशा नहीं, इसमें तथ्यों के साथ सारी चीजें हैं कि 7 रुपए के हिसाब से जिसका बेस प्राइस है, मार्केट में आप जाएंगे किसी भी हार्डवेयर की दुकान में जाके आप रेट पूछ सकते हैं, 50 रुपए कुंटल जो है आरबीएम का रेट है, ठीक है। और हम तो इसको 50 रुपए कुंटल भी नहीं मान रहे हैं। मैंने जो कैलकुलेशन निकाला है ये 30 रुपए के हिसाब से निकाला है, क्योंकि 30 रुपए कुंटल के हिसाब से तब भी बाजार में नहीं मिलेगा। तब भी ये 600 करोड़ चला गया नुकसान 5 साल में। अगर मैं इसको 50 रुपए का रेट पे चला जाता हूं तो ये तो 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है। तो ये सारा 1000 करोड़ रुपया जो शुद्ध नुकसान है, ये बंदर बांट करके खनन कारोबारी, खनन विभाग के अधिकारी और संभवतः मुख्यमंत्री धामी जी तक भी एक पैसा पहुंचा होगा। क्योंकि आप देखिए कि जब चुनाव हो रहे हैं तो भाजपा जम के शराब बांट रही है, भाजपा जो है जम के पैसा बांट रही है, और विपक्ष के लोग जीत नहीं पा रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण ये है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है इन हथकंडों से। ये जो 2 नंबर की कमाई भाजपा कर रही है, इसका दुरुपयोग लोकतंत्र का गला घोटने में हो रहा है। और लोग कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के लोग या कांग्रेस के लोग क्यों नहीं जीतते हैं। अरे वो कभी जीत ही नहीं सकते हैं। इन्होंने तो 5-5 साल के लिए अरबों रुपए ठिकाने लगा दिया। आप कितना पैसा चुनाव में लगा देंगे ईमानदारी से? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, यहाँ तो खेल अरबों के हैं। तो चुनाव जीतने की कोई भी संभावना, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रदेश को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। युवाओं का भविष्य, इस पैसे से कई नौकरियां सृजित की जा सकती थी, अस्पताल खुल सकते थे, सड़कें बनाई जा सकती थी, स्कूल खुल सकते थे, स्वरोजगार के लिए बिना इंटरेस्ट का लोन युवाओं को दिया जा सकता था। लेकिन ऐसा न करके धामी सरकार इस पैसे की बंदर बांट कर रही है। हम मुख्यमंत्री धामी जी से निवेदन करते हैं कि अगर ये पैसा उन तक नहीं पहुंचा है तो इसमें सीबीआई जांच की संस्तुति करें, एसआईटी जांच करवाएं, उन अधिकारियों को कानूनी और विभागीय रूप से दंडित करवाएं, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे इन दस्तावेजों को लेकर, और वहां से मांग करेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई फिक्स करते हुए लोगों को चिन्हित किया जाए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अधिकारी हो, और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। अच्छा, और इसकी रिकवरी भी इन्हीं से की जाए। ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि अगर अधिकारियों से पूछा जाता है, एक बेस प्राइस बनाया गया है, उनका कहना तो यही होगा कि बेस प्राइस पे अलॉट कर दिए गए हैं। सवाल ये है कि अगर ये चैलेंज भी किया जाए, आपने कहा टेक्निकल बिड हुई और उसमें भी यही हुआ होगा। अधिकारी से जब हम सवाल करेंगे, उनका कहना होगा कि अगर उससे ज्यादा की बोली में लोग नहीं आ रहे होंगे, इसलिए उन्हें 7 रुपए बेस प्राइस में दे दिया। अब ये इससे काउंटर कैसे किया जाएगा? सवाल तो यहाँ पर है। बिल्कुल, आपका बिल्कुल जायज सवाल है, और ये भी हमारे पास ये जानकारी जो आई है कुछ आरटीआई के माध्यम से, कुछ हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है, और उन्हीं लोगों ने हमें दी है, ठीक है, जिन्होंने बड़ी बोली लगाई थी, जिन्होंने कहा था कि मैं 30 रुपए दूंगा, 25 रुपए दूंगा, लेकिन उसको टेक्निकली वहां आउट करके 7 रुपए में कल कम बोली पर, ये भी तथ्य हमारे पास है। ठीक है, इसी पे ये कोर्ट में हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे, और हमें उम्मीद है कि वहां से तो वो सरकार के लिए कैसे फेल किया गया, उसके पीछे का किसी का दिखा दिया कि चरित्र प्रमाण पत्र आपका गड़बड़ है, ठीक है, किसी का बोल दिया कि मूल निवास आपका वैलिड नहीं है, इस तरह से बाहर किए गए हैं लोग। ये अपने बड़ा सवाल है कि अगर जो आप बात कह रहे हैं कि 30 रुपए भी जिसने बोली लगाई, तो उसका सीधे से मतलब ये है कि 23 रुपए का सीधा सीधा नुकसान हुआ है, और उसके हिसाब से तो अगर 23 रुपए से करें तो कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला ये हो गया। जी। अब सवाल ये है कि आपने कहा है कोर्ट की शरण लेंगे, और ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने ये बिड की, उसके बाद उन्हें निरस्त कर दिया गया, और आपने कहा वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है। तो ये अपने आप में बड़ा घोटाला है कि खनन के नाम पर किस तरीके से अधिकारी हो। अब इसमें किस पर आरोप लगेंगे, ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इसके मंत्री भी है। अब सवाल यही है कि खनन को लेकर इतना बड़ा अपने आप में घोटाला नजर आ रहा है। जो बात नेगी जी ने कही कि लोगों ने बड़ी बोलियां भी लगाई, पर उनको ना देकर जिसने बेस प्राइस पर आखिर क्या कारण रहे होंगे, ये भी एक जांच का विषय है। आगे कोर्ट की शरण की बात कह रहे हैं, जाने की अगर इस पर जांच नहीं होती, पर ये खनन का खेल है, और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से नेगी जी
जो खड़िया खनन था उसको लेकर स्वतः हाईकोर्ट ने जब संज्ञान लिया, उसके बाद सरकारें जागी। तो क्या लगता है आपको कि जांच हो पाएगी? देखिए, हम लोग तो जो लोकतांत्रिक तरीके हैं, अभी मीडिया के माध्यम से आप जैसे जो इस प्रदेश के हितैषी हैं, इसको प्रमुखता से इस तरह की बातों को उठाते हैं। और उसके बाद दूसरा रास्ता तो फिर ये है कि भाई हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और तीसरा रास्ता जुडिशियरी का है जी, इसके अलावा हम किसी को जाके गोली तो नहीं मार सकते हैं। तो जो भी संवैधानिक रास्ते हैं उनको हम अख्तियार करते हैं, और चुनाव के रास्ते में जाते हैं तो चुनाव तो हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पैसा तो किस तरह से बढ़ जाएगा फिर शराब के रूप में, पैसे के रूप में। तो फिर वोट कैसे पड़ेगा किसी ईमानदार आदमी को? बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो जनता प्रभावित होती है ना, क्षणिक लाभ जनता देखती है और उस पैसे को, उस शराब से प्रभावित होकर मतदान करती है, और इसी वजह से भाजपा जीत रही है। ये खुलासा केवल इतना नहीं है कि खनन में भ्रष्टाचार, ये इस बात को भी प्रमाणित करता है कि भाजपा की मोडस ऑपरेंडी क्या है चुनाव को जीतने की। और ये तो मात्र खनन विभाग की बात है, अभी तो ना जाने कितनी मोडस ऑपरेंडी होगी जिसमें किस तरीके से विभागों में खेल चल रहा होगा। क्योंकि इससे पहले भी आपने पेयजल का एक बड़ा घोटाला खोला है, एक बड़ा आरोप लगाया। आपने वो प्रमुखता से उठाया, आज 20 दिन पूरे हो गए हैं, और संभवतः हमें अब धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो लिमिट समाप्त हो चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो अब दूसरा रास्ता धरना प्रदर्शन का है, और अंतिम तौर पे फिर न्यायालय जा सकते हैं। तो हम करेंगे। हाँ, अब ये तो साफ नजर आता है कि अधिकारियों को कोई भय नहीं है, नेताओं को कोई भय नहीं है। शायद एक पूरा कॉन्फिडेंस है कि चाहे भ्रष्टाचार हो, आवाज उठे, आरोप लगे, उसके बाद जीत उन्हीं नेताओं की होनी है। शायद वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं, इसलिए शायद वो आवाज इन सारे आरोपों को नकार देते हैं। खनन में घोटाला है, पेयजल निगम में इतना बड़ा घोटाला है जिसके तथ्य हैं, जिसकी रिपोर्ट है, उसके बाद भी सब मौन नजर आते हैं। अब देखना है कि जनता कब जागती है। सवाल यही है, ये आंदोलन से लिया हुआ प्रदेश है, पर आज ना जाने वो आंदोलन करने वाले व्यक्ति कहां चले गए। वो कहते हैं ना कि वो जो खून था, जिसके खून में एक उबाल था, वो उबाल अब ठंडा हो चुका है। शायद जनता भी नहीं जागना चाहती, नहीं सोचना चाहती। बड़ा विषय है और कई लोग हैं जो इस पर निरंतर बात कर रहे हैं। अब देखना है खनन के इस खेल को कब तक रोका जाएगा, इसकी जांच कब तक होगी। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।